जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन बजट विद जियो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा और क्या इस बजट से एक्सपेक्ट किया जाए, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए जियो न्यूज़ पर बजट की खुसूसी नशियात का सिलसिला जारी है। हमारा सीनियर पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर बराए IT डॉक्टर उमर सैफ साहब, माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला साहब, माहिर माशी तज्ज़ियाकार खाकान नजीब साहब और साबिक चेयरमैन FPR डॉक्टर इरशाद साहब। सबसे पहले आगाज़ करेंगे डॉक्टर उमर साहब आपसे, और यकीनी तौर पर आपकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं IT सेक्टर में। माइनिंग, एग्रीकल्चर, IT बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिस पे बहुत एक्सपेक्टेशंस भी हैं हुकूमत के लेवल पर भी कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और कुछ मामला बेहतर होंगे। आपके दौर में भी हमने देखा कि बहुत से मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए थे, बहुत काम हुआ था। इस बार क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आपका क्या एनालिसिस है इस वक्त? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो आल्सो। ये बात दुरुस्त है कि IT होल्ड्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि IT के सेक्टर में एक इनहेरेंट ट्रेड सरप्लस मौजूद है। एज यू अवेयर कि जब भी हम पाकिस्तान का असल इशू ऑफ कोर्स ट्रेड इम्बैलेंस है, जब भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को लो किया जाता है या इकोनॉमी हीट अप होती है, स्पेंडिंग बढ़ती है, वो ज़्यादातर इंपोर्टेड गुड्स पे बढ़ती है। इवन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए भी ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इस बूम बस्ट साइकिल से गुजरता है, जहाँ इकोनॉमी ग्रो करती है, GDP ग्रोथ आती है, ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ता है, डेफिसिट आता है, फिर उसको पुल बैक किया जाता है, फिर बढ़ती है। तो पाकिस्तान इस साइकिल से गुजरता है। इस साइकिल का हल ये एग्रीकल्चर हो सकता है, जिसमें आपके पास लोकल प्रोडक्शन ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो कि ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकती हैं विदाउट बर्डनिंग योर इंपोर्ट बजट। माइनिंग हो सकता है क्योंकि आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको माइन किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और वो ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकते हैं विदाउट टैक्सिंग योर इंपोर्ट बजट। और तीसरा एक IT का शोबा है क्योंकि इसमें सिर्फ लोगों की ज़रूरत है, और अगर आपके पास स्किल्ड मैन पावर है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती है, हार्डवेयर डेवलप कर सकती है, सेमीकंडक्टर्स पे काम कर सकती है, टेलीकॉम सर्विसेज डेवलप कर सकती है, तो इससे एक्सपोर्ट करने के लिए कोई रॉ मटेरियल एज सच इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए IT के शुबे में एटलीस्ट 70 से 80% ट्रेड सरप्लस बिल्ट इन है, 70 से 80%। सो ये एक बड़ा यूनिक सेक्टर इन दैट वे। अब अगर आप पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स देखें, मैं इंटरिम मिनिस्टर जब बना तो ये अगस्त लास्ट ईयर की बात है, उस वक्त ऑफिशियल जो एक्सपोर्ट्स थी वो $2.6 बिलियन पर ईयर थी, तकरीबन $2.5 बिलियन के लगभग। अब उसमें 2-3 मामला थे। एक तो ये कि IT कंपनीज बाहर अपना कारोबार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जिसमें बाहर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रखते हैं जो बाकी कंपनीज के साथ ऑनशोर किए जाते हैं कि वहाँ जाके काम करें, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस खरीदते हैं, कोई सेल्स मार्केटिंग के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं। तो IT कंपनीज वाइल डॉलर्स में इन करती हैं, उनको डॉलर्स में ही स्पेंड करना पड़ता है डिस्पाइट द ट्रेड सरप्लस। तो वो डॉलर्स को बाहर स्पेंड करने पे बहुत बड़ा कदगन था पाकिस्तान में, आपको मालूम है पिछले साल में। तो IT कंपनियां देयरफॉर उन्होंने अपनी कंपनियां बाहर ही रजिस्टर करा ली और अपने डॉलर्स बाहर ही रखने शुरू कर दिए। तो एक तो ये जो आपको $2.6 बिलियन, $2.5 बिलियन नजर आते थे, ये एक्चुअली कोई $3.5-4 बिलियन हैं, क्योंकि वो अपने पैसे बाहर ही रख रहे हैं, पाकिस्तान ला नहीं रहे थे। तो एक तो SIFC ने जो बड़ा कदम उठाया स्टेट बैंक के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलकर, वो ये कि IT कंपनीज को 50% तक अपनी रकम डॉलर्स में रखने की इजाज़त मिल गई। इनको डॉलर रिटेंशन अकाउंट्स कहा गया, और फिर किसी से इजाज़त लिए बगैर, कोई परमिशन लिए बगैर, ये 50% आप डॉलर्स में स्पेंड कर सकेंगे। इससे जो सेंटीमेंट क्रिएट हुआ वो ये कि वो तमाम कंपनियां जो मजबूर थी अपने डॉलर्स बाहर रखने पर, वो पाकिस्तान लाना शुरू हो गई। तो देखिए कि अब जब अगस्त में मैंने शुरू किया और फरवरी में इंटरिम गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तो उस वक्त हमारा IT सेक्टर 32% ग्रो कर रहा था मंथ ऑन मंथ। तो इसका मतलब है कि इस साल हम तकरीबन $4 बिलियन एक्सीड कर जाएंगे अपनी एक्सपोर्ट्स में। और ये सेक्टर स्टैग्नेंट था बहुत अरसे से, साल साल ये $2-2.5 बिलियन के लगभग रहा, और अब ये $4 बिलियन लगता है कि क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ये एक फंडामेंटल फैसला था जो कि उस वक्त किया गया। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पाकिस्तान की सारी IT इंडस्ट्री में कुछ 1.25 लाख के लगभग लोग काम करते हैं, 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में। इंडिया में एक IT कंपनी कोई 500,000 लोग एम्प्लॉय करती है, और ऐसे उनके पास 20 कंपनीज हैं। तो हमारे पास लोग ही मुयस्सर नहीं जो कि सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट कर सकें, और वो इसलिए क्योंकि इवन तो हमारे पास
बहुत बड़ा एजुकेशन निज़ाम है। 75,000 बच्चे हर साल यूनिवर्सिटी से आईटी की डिग्री लेके ग्रेजुएट कर रहे हैं। उसमें से 2, 2.5, 3 हज़ार लोग भी ऐसे नहीं जिनको मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉय कर सकूं, या जो लोग आईटी कंपनियां चलाते हुए एम्प्लॉय कर सकें। सो दे आर इंटायरली एट दिस पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड बाय द इनपुट ऑफ स्किल्ड मैन पावर। तो उनको ट्रेन करना जरूरी है, और उसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो जो हम बजट बना रहे हैं उसमें अरबों रुपया इस चीज के लिए लिखना जरूरी है कि जो काम हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं कर पाई, हमारा एक मीडियोकर हायर एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पा रहा, उसको किसी तरीके से उसको सैल्वेज किया जाए और लाखों के हिसाब से लोगों को ट्रेन किया जाए कि वो ग्लोबली कंपेटिटिव जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें compete कर सकें। देखिए, क्योंकि जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें किसी ने यहाँ से कोई गारमेंट बना के तो एक्सपोर्ट करना नहीं, कि फैक्ट्री है कॉटन है तो बना के एक्सपोर्ट कर दे। उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हायर करना है। तो वो पाकिस्तान में $28 पर आवर पे क्यों हायर करेगा, इंडिया में क्यों नहीं हायर कर लेगा, पोलैंड में क्यों नहीं हायर कर लेगा, आयरलैंड में क्यों नहीं हायर कर लेगा, बांग्लादेश में क्यों नहीं हायर कर लेगा? उसको तो ग्लोबली कंपेटिटिव ही होना पड़ेगा। उसको अपनी स्किल ग्लोबली कंपेटिटिव स्केल पर ही लेके जाना, मुआविन साबित होंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपसे बात करेंगे। अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक तौला साहब, आइंदा माली साल टैक्स अहदाफ, क्योंकि टैक्स पे बार बार बात हो रही है, आप समझते हैं कि हासिल हो पाएंगे? वैसे तो हुकूमत ने प्लान बनाया कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स वसूलियां मैक्सिमम हद तक बढ़ाई जाएंगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखिए, जो अभी आपने अशरफ ने हमें बताई हुए फिगर्स कि 3,500 अरब का इंक्रीमेंटल टारगेट दिया जाएगा, और उसमें से नेचुरल ग्रोथ के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ को देखूं तो मेरे पास सिर्फ 1.4 ट्रिलियन का मेरे पास आ रहा है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और बाकी मैं 2,000 अरब का, मैं ये कह रहा हूँ 2,100 अरब का या 2,000 अरब का मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से लूं, तो ये नामुमकिन है। 2-3 तरीके हो सकते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और अगर नए स्टेप्स लेंगे और अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लेने शुरू किए, तो आपने अभी जो जीडीपी का आपने जो सर्वे अभी आपने इशू किया और इसमें जो आपने इन्फ्लेशनरी फिगर लिए हैं 12%, मेरा ख्याल है फिर वो रियलिस्टिक नहीं है। अगर वो रियलिस्टिक नहीं है तो उसका मतलब है पूरा आपका जो 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 आपने इकोनॉमी का जो फाइन ट्यून किया वो बिल्कुल आउट हो गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर इरशाद साहब भी मौजूद हैं। जब मैंने रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन के चेयरमैन के हैसियत से जब मैंने संभाला, तो मुझे ये उस वक्त के चेयरमैन ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस से अब हम कुछ नहीं निकाल सकते अनलेस कि हम फाइन ट्यून करके रेट बढ़ा दें। तो हमने इनको ये कहा नहीं, हम निकाल देंगे, और नए हमने प्रपोजल इनको निकाल के दिए 2.5 ट्रिलियन के। बट वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के नजर लास्ट ईयर हो गए थे। इसमें से 2 प्रपोजल अब ये ले रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स पे मिनिमम टैक्स और दुकानदारों पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। उन दोनों से मेरा अंदाजा है कि इस साल के हिसाब से इनको 400-450 से 500 बिलियन मिल सकता है। बाकी और प्रपोजल्स बहुत सारे हैं जिसमें इंक्लूसिव टैक्सेशन या इक्विटी बेस्ड टैक्सेशन का हमने कहा है, जिसमें मिनिमम एसेट टैक्स पे है, एडवांस टैक्स अगेंस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड जो होता है, जो कंपनियां सालों साल से डिविडेंड नहीं दे रही हैं और उनके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व पड़ा हुआ है, उनका मसला है। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा मसला है कि जी ये फाइलों में ट्रेडिंग हो रही थी, उनका भी हमने एक खदोखाल दिया था। कैपिटल गेन टैक्स का भी हमने दिया था। हमें फोकस ये करना चाहिए कि उन जो हमने जो इनको तजावीज दिए पूरे कमीशन में, जिसमें 100 प्रोफेशनल थे, उसमें आपको डायरेक्ट टैक्स लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ कि ये जो आ रहा है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देंगे, या 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल को सेल्स टैक्स एक्ट की हम अमेंड करेंगे और वहां से हम कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि फिर आप ठहर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास पूरी एक रिफॉर्म स्ट्रक्चर तैयार पड़ा हुआ है, इंटरिम रिपोर्ट है आपके पास, उस रिपोर्ट को आप लेके चलें, उसमें आपकी यही बात साबिक चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर इरशाद साहब के भी सामने रखते हैं। ये जो अभी खबर आई है डॉक्टर इरशाद साहब के ज़राए की जानिब से, एफबीआर को अगले माली साल मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने का टास्क दिया जाएगा, तो इसको क्या समझा जाए कि तशवीशनाक बात है कि आम आदमी तक टैक्सेस का बोझ बढ़ेगा, या ये कोई खुशाइंद बात है, बेहतरी होगी मईशत के लिए? थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल मैं अशफाक के साथ एग्री करता हूँ इस एक्सटेंट तक कि देख, अगर इस साल आपका 9 ट्रिलियन हो भी जाता है और आप 12.9 मीन्स 13 आप फिक्स करते हैं, तो ये करीबन 4 ट्रिलियन का आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं एफबीआर से। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एफबीआर तो आपको ना एक एनफोर्समेंट करके कुछ जो
पहले से पड़ा हुआ है वो एक्स्ट्रा लेके दे सकता है। जो 40% ग्रोथ आप चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको एक्सटेंसिव टैक्सेशन करनी पड़ेगी, और एक्सटेंसिव टैक्सेशन के लिए आप जो विड्रॉ कर रहे हैं अपना जो शेड्यूल है जिसका अशफाक ने जिक्र किया है, जो एग्जम्पशंस है या कंसेशंस है, मेरे ख्याल में वो सारे शायद काफ़ी ना हो। हमें पूरा जो स्ट्रक्चर है टैक्स का थ्रू पॉलिसी इनिशिएटिव उसको चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए अभी तक आपका जो टैक्स पाए है उसमें 40% कंट्रीब्यूशन, टोटल 40% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडस्ट्री का है, हालांकि इंडस्ट्री का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 18.4% है। आप अगर रिटेलर और होलसेलर्स को देखें तो उनका 18.1% अराउंड कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, पर उनका 2% कंट्रीब्यूशन है टैक्स पाए में। आप सर्विस सेक्टर का देखें वो इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 45% है, बट अराउंड 2 to 3% उनका। लेकिन ये जो पाए का स्ट्रक्चर है इसको चेंज करना पड़ेगा। आपके पास टैक्स टेरिटरीज जो है कंप्लीटली एग्जम्प्ट है, जो फाटा पाटा की शक्ल में है। आपके पास क्लासेस एग्जम्प्ट है, इनकम्स एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर एज ए सेक्टर एग्जम्प्ट है, प्रॉपर्टी एफबीआर के कंट्रोल में नहीं है। देखिए ये अगर पॉलिसी में चेंज करना है और अगर ये होता है इस बजट में जो कि शाम को देखा जाएगा तो एफबीआर एक डिसेंट एफर्ट कर सकता है। पर मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे एक बात रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि आप एफबीआर को खींचे, उनकी फुल कैपेसिटी को आप यूटिलाइज करें, पर उनको इतना न खींचे कि वो ये समझे कि ये टारगेट तो इन एनी केस होने वाला नहीं है, तो वो एक डीमोटिवेटिंग फोर्स होगा। एक मेरा ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, अगर आप टोटल स्टैंडर्ड रेट और डिफरेंट रेट्स को बढ़ाएं और सेल्स टैक्स पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो एक बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, और जो हमने गेन किया है और आपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया है, हमें लगता है कि ये रिस्की होगा और हमें दोबारा इनको खाकान नजीब आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में दी जाने वाली सब्सिडीज़ आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि ये जारी रहेंगी या इनमें कमी की जाएगी या ख़त्म किया जाएगा इस बजट में? तो देखिए, पाकिस्तान में एक बजट उस वक्त आ रहा है जब आप 8,000 अरब का मालियाती खसारा इस साल करेंगे और 9,000 अरब से ज्यादा का मालियाती खसारा इनविजिज्ड है नेक्स्ट बजट में। सो लेट्स टेक थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली, राइट। 7.5-8% का मालियाती खसारा मुल्क पिछले 4 साल से कर रहा है। मतलब ये अनटेनेबल पोजीशन है मुल्क की, IMF और नो IMF। सो आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी। सारी गुफ्तगू गुम हो गई है कि शायद इट्स द टैक्सेशन व्हिच टेक्स प्रेसिडेंस राइट नाउ। ऑनेस्टली इट्स द एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान, जिसको हाथ भी लगाना जो है वो मुश्किल लगता है लोगों को, ऐसा है नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2013 में मैंने टेबल पर बैठकर ये कहा फाइनेंस डिवीजन की, जहां पे सारे फैसले होते हैं, कि पाकिस्तान का 250 अरब रुपए का पेंशन का बिल बहुत ज्यादा है, इसको हमें पे एज यू गो, इसको निकालना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। आज 1,000 अरब रुपए की पेंशन इस बजट में लगभग दिखाई देगी। सो हम देखते हैं कि उम्मीद रखते हैं कि पेंशन का रिफॉर्म, यानी कि पेंशन को हटाना, और अगर ज्यादा रिफॉर्म करना चाहते हैं वो भी बता देता हूं, अगले 3 साल के लिए नई भर्तियां सारी बंद कर दें, सो दैट आपकी इनटेक तो टूटे, एटलीस्ट पेंशन का बढ़ना जो है वो कम हो। नंबर 2, 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वफाक के पास हैं, खुदारा हेल्थ, एजुकेशन, ज़कात, उशर, एग्रीकल्चर, ये सब सब्जेक्ट्स हैं जिनको NFC में नीचे दे दिया गया है। 600 अरब के लगभग एक्सपेंडिचर है, इसको नीचे दे दीजिए, आपका बजट बेहतर दिखना शुरू कर देगा। 12 से 1400 अरब रुपए की सब्सिडी ज्यादा जाती है एनर्जी सेक्टर में, इसको खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, में तब भी टेबल पे मौजूद था, हमने 20 अरब पे इसकी बुनियाद रखी। आज 450 अरब 9.8 मिलियन हाउस होल्ड्स को अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहे हैं। बहुत ही पाकिस्तान की कामयाब तरीन स्टोरी है, हर हुकूमत ने लिखी, और मैंने हर हुकूमत को, IMF को भी पुश किया कि हमें करना चाहिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 6 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। इसको 467 से बढ़ा के जितना भी चाहते हैं कर दीजिए, और ये जो 1200-1300 अरब की सब्सिडी है उससे निकलिए। सो ये तीसरा रिफॉर्म है जो हम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे बहुत बात
बात हो रही है। इस साल क्या 500-600 अरब खर्च करने जाएंगे, अगले साल 1500 अरब खर्च करने की सकत, प्लस 200 अगर एसओईज भी खर्च करें और 100 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ रहा हो, ये शायद हम में है नहीं। इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि पाकिस्तान ने 11 अरब डॉलर जिनीवा में जाके प्लेज किए, आया क्या उसमें से 2-2.5 अरब डॉलर। बहुत से प्रोजेक्ट्स हम नहीं पुट टुगेदर कर सकते। चले आपने 1500 रख लिया, ये पूरा खर्च नहीं होगा। पीएसडीपी को रिफॉर्म कीजिए अगले 1 साल में। मतलब क्या है, पीएसडीपी का एक थ्रो फॉरवर्ड होता है, मतलब यह है कि वो 15 साल में जाके ये प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे। खुदारा उन 20% जिन पे खर्च हुआ है उनसे निकलिए। अब कल ये भी सुनने में आया है, एक सवाल किया गया, अथॉरिटीज ने जवाब नहीं दिया, कि 240 नए प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स डाले हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल समझता हूं कि ये अच्छा इकदाम था कि SIFC, एस्टैब्लिशमेंट, केयर टेकर, पूरी हुकूमत ने बैठकर ये तय किया। मैं इसको पुश करता रहा हूं, इसको निकालिए। तजावीज़ और आपने पॉइंट्स रेज किए हैं। डॉक्टर उमर सैफ साहब, एक तो आप पहले भी बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है आईटी सेक्टर से रिलेटेड। आपने कहा कि आईटी सेक्टर में ज़रूरत इंसानी वसाइल की होती है, इस पर किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, और आईटी सेक्टर 32% ग्रो कर रहा था, आपने कहा इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है। साथ ही साथ आपको ओवरऑल, अगर हम अपने नाज़रीन को पैनल के सामने ये सवाल भी रखेंगे, और डॉक्टर उमर सैफ साहब आप इससे आगाज़ कीजिएगा, कि तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए सालाना टैक्स दे रहा है, जबकि रिटेलर्स, होलसेलर्स और बड़े स्टोर्स सिर्फ 71 अरब सालाना टैक्स दे रहे हैं। और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए तो 61% जो टैक्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर दे रहा है, रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो 0.3% दे रहा है। तो ओवरऑल इस पर डॉक्टर उमर सैफ साहब आपका क्या एनालिसिस है? जी, मैं ये आपके दूसरे सवाल से शुरू करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकॉनमी है वो फॉर्मल इकॉनमी से बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये है कि हम तकरीबन सभी ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। अब अगर और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है बाय द वे जहाँ पे अगर आपकी इनकम आईडी कार्ड से लिंक नहीं, जैसे आप एक छोटे दुकानदार हैं तो इनकम कैश में आप चीज़ें बेचते हैं, चलिए इनकम आपके आईडी कार्ड से लिंक नहीं, लेकिन आपकी तमाम एसेट ओनरशिप और तमाम मेजर एक्सपेंडिचर्स आपके नेशनल आईडी कार्ड से लिंक्ड है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ट्रैवल करते हैं, बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बिजली का बिल लगवाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ आईडी कार्ड से लिंक्ड है। आपका हर मेजर एसेट ओनरशिप और हर मेजर एक्सपेंडिचर आपका एक डिजिटल आईडी से लिंक्ड है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी चल रही है? अगर आप किसी की एक्सपेंडिचर और एसेट ओनरशिप से ही डिटरमिन कर सकते हैं कि उसकी इनकम क्या होगी, और उसको बुनियाद बना के ऑफ कोर्स एक टैक्सेशन हो सकती है, और टैक्स की क्या उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है उसका कैलकुलेट किया जाता है। दुनिया भर में ये होता है, लेकिन पाकिस्तान में हम नहीं करते। अब देखिए कि इसमें दो तरह के गैप्स हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन गैप है, FPR में बहुत मसाइल हैं और देरीना मसाइल हैं, और उनको हल करना मुश्किल काम है। इसमें मेजर सर्जरीज की ज़रूरत है, कोई शक नहीं। लेकिन पॉलिसी गैप्स भी हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी स्टेप अप करना है, और ये कहना है कि ये जो पॉलिसी गैप्स हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी की नज़र कर दी, इनको भी प्लग किया जाए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स की सब्सिडीज हैं, टैक्स की छूट है, या वी जस्ट लुक द अदर वे। पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर ही कोई $54 बिलियन का है। आप देखिए उसे कितना टैक्स कलेक्ट करते हैं। 8 लाख दुकानें हैं जो कि FMCG प्रोडक्ट्स बेचती हैं। इसके अलावा फैशन, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अलावा हैं। तो ये अब मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के टैक्स नेट में इनमें से एक इसका शिर शीर भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर इज मैसिव टैक्स इवेजन। ऑफ कोर्स सैलरीड लोग क्योंकि आसान है टैक्स करने, इंटरनेट की यूजेज आसान है टैक्स करनी, पेट्रोल आसान है टैक्स करना, उसमें ना सोचना पड़ता है, ना किसी इदारे की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना पड़ता है, ना कोई नए सिस्टम्स, ना IT बनानी पड़ती है, ना इकोनॉमी को डिजिटाइज करना पड़ता है। हेंस हम वो रिग्रेसिव टैक्सेस एट सोर्स लगाते रहते हैं। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो पूरी नहीं है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बहुत थोड़े हैं। इसलिए क्योंकि टैक्स तो हम कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं कि टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे, एटसोर्स किए जा रहे हैं। वो गरीब है, अमीर है, टैक्स तो हर किसी पे, बिजली सबके लिए महंगी हो रही है, पेट्रोल के ऊपर सबके लिए टैक्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हम टैक्स को टारगेटेड नहीं कर रहे बेस्ड ऑन समवंस इनकम, क्योंकि उसके लिए हमें इकोनॉमी को डिजिटाइज करना पड़ेगा और अपने टैक्स सिस्टम्स को इन्हेंस करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा, IT में ऑफकोर्स 2-3 बड़े बड़े काम करने की जरूरत है। एक तो ये कि लोगों को मैसिव नंबर्स में ट्रेन किया जाए, लाखों लोगों को स्किल्स दी जाए, ट्रेन किया जाए, और हुकूमत को इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ये इंटरिम गवर्नमेंट में हमने बड़े प्रोग्राम शुरू किए, HEC के साथ मिलकर यूनिवर्सिटीज़ में, NAFTEC के साथ मिलकर वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग में,
कि 2 लाख लोग ट्रेन हो। आईटी में जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आप ऐड करते हैं कंपनी में, वो $25,000 सालाना आपको कमा के देता है। तो अगर आप 2 लाख लोग ऐड करें तो ये $5 बिलियन बनते हैं। दूसरा ये कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, वो बच्चे बच्चियां जो घर पे बैठे $5-10 की ऑनलाइन इंटरनेट पे छोटी छोटी जॉब्स ले रहे हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें जहाँ पे जाके वो काम कर सकें। इनको हम ई रोजगार सेंटर्स कहते हैं। मैंने पंजाब में इतने बनवाए थे। इंटेरियो गवर्नमेंट में 10,000 ई रोजगार सेंटर्स बनाने का PC1 अप्रूव करके दे के आए, उसको आगे चलाएं ताकि उनको जाके बैठ के काम करने की जगह मुयस्सर हो। पेपैल की पेमेंट्स पाकिस्तान लेके आए, वो तकरीबन हो गया हुआ था। वी हैड अ ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट जहाँ पे एक और कंपनी के थ्रू पेपैल की रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ सकेंगी, उसकी सहूलत पैदा करें ताकि जो बच्चे $5-10 दिन के कमाते हैं वो पाकिस्तान आ सकें। देखिए, अगर 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग और पाकिस्तान में 15 लाख फ्रीलांसर्स हैं, दिन में $30 बनाए तो ये साल के $10 अरब बनते हैं। और पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट को $30 बिलियन है। तो ये जो बेरोजगार लोग अदरवाइज हैं, जिनको हम पाकिस्तान में मुलाजमतें, रोजगार नहीं दे सकते और इंटरनेट पे दिन में बस $5, $10, $20, $30 बनाते हैं, कोई ट्रांसलेशन करके, कोई मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करके, कोई लोगो डिजाइन करके, कोई किसी का लेजर मेंटेन करके, उनके लिए सहूलत पैदा करते हैं। आपकी इकोनॉमी में $10 बिलियन सालाना ऐड कर सकते हैं। और फाइनली ये कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी $1 भी बिलियन स्टार्टअप पाकिस्तान में नहीं बनी, और हम ऐसे मुल्क में जब 85% एडल्ट पॉपुलेशन बैंक भी नहीं है, किसी ने बैंक अकाउंट नहीं खोला, तो सोचिए वहां पे अगर कोई फिनटेक हो, पेपैल की तरह की, या ये जैज कैश, इजी पैसे एटसेट्रा जो भी है, कोई फाइनली वाकई कोई फिनटेक स्टार्टअप हो जाए इस मुल्क में, तो उसकी क्या वैल्यूएशन, को तो शायद $10 बिलियन की होगी। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पे कोई 27 मिलियन आउट स्कूल चिल्ड्रन, 2,70,00,000 और तकरीबन कोई 4 करोड़ के लगभग बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, और एजुकेशन का आपके सामने हिसाब है। तो पाकिस्तान में कोई भी एडटेक हो जाए, कोई एजुकेशन की स्टार्टअप हो जाए, कई $बिलियन की होगी। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की जो सप्लाई चेन है, जो वो बिल्कुल ब्रोकन है। जो छोटा काश्तकार है, उसको ना कोई सब्सिडी वक्त पे मिलती है, ना क्रेडिट वक्त पे मिलता है। तमाम मार्केट इनफॉर्मली आड़ती चलाते हैं, तो कोई उसको स्मॉल फार्मर को क्रेडिट मिल जाए, कोई क्रॉप इंश्योरेंस मिल जाए, ये तमाम एग्टेक के सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं। तो पाकिस्तान में BCO स्टार्टअप्स अरबों डॉलर की हो सकती हैं। हुकूमत को स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स को आसान करने के लिए कोई फंड बनाना चाहिए कि बाहर के VC फंड्स अगर यहाँ के इन्वेस्ट करें तो कोई व्हीकल हो, कोई उनका रिस्क अंडरराइट कर दे, कोई उनके साथ को इन्वेस्ट कर ले। बहुत सारे ममालिक करते हैं। इजराइल में योजना फंड है, बहुत मशहूर है, उन्होंने ऐसे ही ये काम शुरू किया। तो हर मुल्क में, इंडिया में एंड सो ऑन, स्टार्टअप्स को छूट दी जाए, कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए जाएं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। देयर इज सो मच दैट द गवर्नमेंट कैन डू, एंड जस्ट बाय डूइंग दिस हम कोई $2.6 बिलियन पे, हम कोई $26 बिलियन पे इस वक्त हो सकते हैं बिटवीन स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स और IT एक्सपोर्ट्स, एंड देन फाइनली फिक्सिंग FBR। every government comes in and says the same। ये दीवार पे लिखा हुआ है कि FBR में क्या मसाइल हैं, ये हर किसी को मालूम है उसमें क्या मसाइल हैं। उसको डिजिटाइज किया जाए, इकोनॉमी को डिजिटाइज किया जाए, ताकि हम वाकई अपनी इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत अहम तजावीज़ आपने डॉक्टर उमर सैफ साहब ये हमसे शेयर की हैं।